हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स जो है उसमें यूनिट 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। सब लोग कहता है कि साइंस जो है बहुत ही हार्ड चैप्टर है, विषय है। विज्ञान जो है बहुत ही ज्यादा मतलब कि मुश्किल वाला जो है विषय है। इसके बारे में आखिर हम कैसे मतलब पढ़ें, क्या करें ताकि आसानी से इसको समझा जा सके। सब लोग को क्या करता है कि जो मैथ होता है, गणित, उसको तो कभी रटने की कोशिश नहीं करता। उसका जो है फॉर्मूला रट लिया, समझ लिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि साइंस में भी कुछ ऐसा होता होगा जो रटना नहीं हो? हाँ, ये तो बात है कि आप किसी मान लीजिए हिंदी पढ़ना जानते, मतलब शुरू में जो आप हिंदी पढ़ना सीखना चाहते थे तो उस समय आप जो वर्णमाला के जो क से ज्ञान तक, फिर उसके बाद जो अ है, ककार है, ये सब ने आप लोग तो इसको पहले अच्छे से अध्ययन किया होगा, इसको जानने की कोशिश किए होंगे, इसको याद किए होंगे। उसी तरह से देखिए, आप सभी को हम बता रहे हैं कि जो विज्ञान है उसको भी रटना नहीं है। विज्ञान को रटना मना है। गणित कैसा है इसको समझना है। विज्ञान को रटना जो है वो कभी नहीं है, बस समझना है विज्ञान क्या है, कैसे होगा, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। हर जगह आज साइंस है, बिना साइंस के एक जगह में नहीं। जैसे कहें तो अगर मान लीजिए हम लोग जो अपने वातावरण में जहां रहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, या फिर जो कोई भी वस्तु हमारे परिवेश में है, तो सब साइंस से संबंधित है। और सबसे ज्यादा साइंस में अहम भूमिका रखता है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखता है साइंस के लिए। आप देखिए, जो साइंस है, कहीं पर भी आप किसी भी चीज को उठाइए, साइंस में आपको केमिस्ट्री मिलेगा। जैसे हम बता रहे हैं, जो हम शरीर में अपने ही शरीर में बता रहे हैं, जो हम वस्त्र पहने हैं, ये भी एक केमिस्ट्री का ही देन है। आपके एक केमिस्ट्री के नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। जो इसमें जो रेशा बना हुआ है तो वो तो फिजिक्स के कोई वैज्ञानिक नहीं दिए, इसको संशोधित किया गया है। तो संशोधन के लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए आपको प्रयोगशाला चाहिए। प्रयोगशाला जो होता है वो फिजिक्स के लिए तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन वगैरह होता है वो हमेशा केमिस्ट्री में होता है। या फिर जो कलर इसका दिया जाता है, कपड़ा का जो कलर वगैरह होता है, वो भी केमिस्ट्री के ही देन है। उसके बाद हम अपने शरीर में ही लेते हैं। हम लोग जो कोई मान लीजिए कोई समस्या हुआ, तो अगर शरीर के अंदर कोई दिक्कतें आती है तो हम लोग उसके लिए दवा खाते हैं या इंजेक्शन लेते हैं या जो कुछ भी हो। तो जो दवा बनता है वो केमिस्ट्री का ही एक कह सकते हैं देन है। बिना केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के बिना कोई भी वस्तु को बनाना या फिर इस दुनिया में किसी भी वस्तु को लाने के लिए केमिस्ट्री का ही प्रयोग किया जाता है। बिना केमिस्ट्री के कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, पहले तो हम इसके बाद मतलब कि केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, बायो क्या है, फिजिक्स है, इस सब के बारे में। तो पहले आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है, फिजिक्स का पहला चैप्टर को ही लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का जो प्रकाश है, इसके बारे में पहले समझते हैं। प्रकाश जो होता है, पहला नंबर इसे याद रखना होगा, प्रकाश एक प्रकार का कारक है। कारक है या इसको कह सकते हैं एक प्रकार का माध्यम। प्रकाश जो होता है एक माध्यम होता है। प्रकाश जो है एक माध्यम है। फिर दूसरा में आपको याद रखना होगा कि यह किसी वस्तु पर पड़ता है। यह किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको प्रकाशित करता है, प्रकाशित करके। और तीसरा में इसको याद रखना है, प्रकाशित कर देखने योग्य बना देता है। योग्य का मतलब उसके जरूरत के अनुसार। प्रकाश एक माध्यम होता है या कारक होता है जो किसी वस्तु पर पड़ता है
पढ़ने के बाद उसको प्रकाशित करता है, प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, उसको प्रकाश कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा ध्यान देना है प्रकाश क्या है। जो हम लोग कहते हैं कि सुबह हो गई या फिर लाइट जलाओ, प्रकाश की जरूरत है, या फिर रोड पर रात्रि के समय जब हम लोग रोड पर जाते हैं या फिर कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बिना वहां पर प्रकाश के किसी वस्तु को देखना संभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस चैप्टर में हम पूरा प्रकाश का डिटेल जो है बताएंगे। प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से इसके स्रोत हो सकते हैं, प्रकाश रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश न रहेगा तो क्या होगा। देखिए, प्रकाश एक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़ता है और उसे प्रकाशित करके देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। इसको याद कीजिए, प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु पर पड़ता है और उसको प्रकाशित करके देखने योग्य बना देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु पर पढ़कर उसे प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर उसे प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। अब क्या माध्यम क्या है? माध्यम एक जरिया होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास मोबाइल रहता है, मोबाइल एक माध्यम है, मोबाइल एक माध्यम है। यहाँ पर हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, मतलब यूट्यूब जो वीडियो बना रहे हैं, इस मोबाइल के कहें, इस मोबाइल के जरिए आप अपने घर में देख लेते हैं। या फिर मान लीजिए आप यहाँ मोबाइल से बात करते हैं, आपके रिलेशन वाले या फिर आपके रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दूसरे जगह होते हैं तो आप इस मोबाइल के माध्यम से उन तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं, अपने संदेशा को उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर उसी तरह देखिए, प्रकाश जो है एक माध्यम है जो क्या करता है, आवाज को, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाता है। वो क्या करता है, किसी वस्तु को प्रकाशित कर देता है और देखने के योग्य बना देता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम है, या फिर कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का कारक है। एक बार फिर से इसको समझिए, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर उसे प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर उसे प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद दूसरा आप देखते हैं, प्रकाश से जो होता है, इसका प्रकाश का स्रोत क्या हो सकता है। प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है। तो प्रकाश का स्रोत है क्या, जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है, वो प्रकाश का स्रोत है। जैसे हम बता रहे हैं टॉर्च, टॉर्च जो है आपका प्रकाश का स्रोत है। फिर उसके बाद ट्यूबलाइट, उसके बाद कहते हैं सूर्य, तारा या फिर लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, जिससे प्रकाश हमको प्राप्त हो सकता है, वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। एक इसमें आपको हम बात बता रहे हैं, जो आपके भारतीय भवन के खाली स्थान वाला, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन शायद 1 नंबर या 2 नंबर होगा, देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया गया कि प्रकाश जो होता है किस रेखा में जाता है, प्रकाश जो होता है किस रेखा में जाता है। तो आप एक थोड़ा सा अपने से भी अपने घर में प्रयोग करके देख लीजिएगा, या कर लिए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। वहां पर आप एक टॉर्च लीजिए, रात के समय या दिन, रात्रि या दिन, कभी भी एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को आप जलाइए। जब टॉर्च को जलाइएगा तो क्या उसमें से प्रकाश आपको इस तरह से निकलता है? नहीं निकलता है। प्रकाश जो होता है वहां से किसी स्रोत से, यानी टॉर्च से, लालटेन से, सूर्य से, किसी भी चीज से जो प्रकाश होता है वो एकदम सीधी रेखा में जाता है। यानी कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश कह सकते हैं सरल रेखा में, सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करता है। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं प्रकाश प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ये तो हो गए कंप्लीट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। फिर उसके बाद आपका हुआ प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत में कह सकते हैं, प्रकाश के स्रोत का उदाहरण हो सकता है टॉर्च। टॉर्च के बाद आपका हो जाएगा मोमबत्ती। फिर उसके बाद कह सकते हैं टॉर्च, मोमबत्ती। उसके बाद होगा लालटेन,
लालटेन, सूर्य इत्यादि। सूर्य इत्यादि। एक बार फिर से, प्रकाश एक क्या है? माध्यम है। क्या करता है? किसी वस्तु को प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है। प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु पर पड़कर प्रकाशित कर देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का स्रोत क्या है? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होती है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का स्रोत टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य इत्यादि। फिर उसके बाद आपका जो प्रकाश है किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद आपको अगला बता रहे हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश, उदाहरण के लिए जैसे बता रहा आपको, सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, फिर उसके बाद कह सकते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका लालटेन, लालटेन, फिर उसके बाद होगा दिया इत्यादि। यहाँ पर जो आपका इतना उदाहरण जो लिखे हैं, ये प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। प्रदीप्त वस्तु क्या है? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश से, जिन जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन जिन वस्तुओं का, या वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपका होगा सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि इत्यादि। तो आप एक यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसे तो हम ऑनलाइन है नहीं ताकि आप कमेंट करके इसी समय हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन शायद हर चीज का जवाब दे देंगे ताकि आप मौका, आपके पास कोई मौका ना हो क्वेश्चन पूछने का। अगर होगा इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, डाउट हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से या फिर कोई दूसरा नोट से वीडियो बना के हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। देखिए चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। आप कहेंगे जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, टॉर्च का अपना प्रकाश है, मोमबत्ती का अपना प्रकाश है, लालटेन का है, दिया का है, तो ये प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन ये जो चंद्रमा है, क्या इसका अपना प्रकाश नहीं होता है? नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है कि प्रकाश आता कहां से है? यानी कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यानी कह सकता है कि यह एक प्रदीप्त वस्तु नहीं है। ये जब प्रदीप्त नहीं है तो हो सकता है अप्रदीप्त हो, यानी प्रकाशहीन हो। लेकिन हम लोग तो अपने रात्रि में जैसे छत पे सोए हुए रहते, देखते हैं सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश हमारे तरफ आ रहा है, तो वो जो होता है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश, वो उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। हम आपको एक सिंपल से उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा है, एक यहाँ पर कोई लड़का है। ये जो लड़का है अपने साथ में एक दर्पण लिया है। दर्पण कहे तो जो ऐनक होता है जिसको हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं, वो दर्पण हो गया। यहाँ से जो लड़का खड़ा है ये क्या करेगा, इससे दर्पण की ओर एक टॉर्च से तेज रोशनी और तेज प्रकाश वाला जो टॉर्च होगा इधर प्रकाश को आपतित कराता है। तो ये जो दर्पण है, यहाँ पर प्रकाश जो है, जो टॉर्च का जो अपना प्रकाश है इस दर्पण पर आपतित होगा और यहाँ से आपतन होने के बाद इस तरह से परावर्तन होगा। तो आप थोड़ा सोच के बताइए कि यहाँ पर जो था एक टॉर्च था, यहाँ पर एक टॉर्च था, इस टॉर्च से जो प्रकाश दर्पण पर आके आपतित हुई, यहाँ से टकराने के बाद दूसरे लड़के के पास पहुंचता है, तो क्या ये जो दर्पण है इसका अपना प्रकाश हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हो गया आपका सूर्य हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा उससे नीचे चंद्रमा, और उससे थोड़ा नीचे आपका हो जाएगा पृथ्वी होगा। और यह सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर इस तरह से आपतित होता है और आपतन होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन जो होगा, परावर्तन कुछ इस टाइप से
हो जाता है। तो आप यहाँ पर बताइए कि सूर्य का ही प्रकाश जो है चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो जब पृथ्वी तक सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा पर टकरा के वापस आया तो हम कैसे कर सकते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है। जब यहाँ पर टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर आपतित हुआ, दर्पण पे आपतित होकर किसी दूसरे लड़के के पास जाता है, तो ये जो प्रकाश आ रहा है तीसरे लड़के, पहला, दूसरा और तीसरा लड़का के पास जो पहुंचा प्रकाश, हम ये थोड़ा ना कर सकते हैं कि दर्पण से प्रकाश आ रहा है। दर्पण से नहीं, दर्पण से टकरा के आ रहा है, पर किसका प्रकाश है? टॉर्च का। दर्पण से टकरा के आ रहा है, पर किसका प्रकाश है? टॉर्च का। टॉर्च से निकला जो प्रकाश है वो दर्पण पर आपतित हुआ, वहां से टकराया, टकराने के बाद जब अगला लड़का वहां तक पहुंचा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दर्पण का अपना प्रकाश नहीं होता। उसी तरह चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो अगला देखते हैं, प्रदीप्त के बाद अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त के मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए जो बोर्ड है यह अप्रदीप्त है, जो मार्कर है अप्रदीप्त है। यहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं आपके अगल बगल वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश से हीन हो, यानी उसका अपना प्रकाश न हो, तो उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु या उसको कहते हैं प्रकाशहीन वस्तु। वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश न हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश न हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु, जैसे मान लीजिए आपका हो गया टेबल, आपका टेबल हो जाएगा, कुर्सी होगा, फिर उसके बाद बोर्ड जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपके घर में मान लीजिए चौकी वगैरह, पलंग इत्यादि जो कुछ भी है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए अप्रदीप्त वस्तु का किरण पुंज क्या है? किरण पुंज अगला आपका जो हुआ, किरण पुंज क्या है इसको समझा जाए। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज देखते हैं, जैसे हम लोग बचपन में चित्रकला जो बनाते थे कि एक उगता हुआ सूर्य का चित्र बनाइए, एक सूर्योदय, तो सुबह में एक ऐसा चित्र जिसमें सूर्य को ऐसे दिखाना है कि सूर्योदय हो रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक इस तरह से पहाड़ बनाते थे और उस पहाड़ पर कुछ ऐसे करके इस तरह से जो चित्र है बनाते थे। ये आपका पहाड़ हुआ, पहाड़ के बीच में लगता था कि सूर्योदय हो रहा है। तो इसी तरह से कि जो ये हम लोग ये जो चित्र में इस तरह से लकीर खींचते थे, तो यही जो लकीर है ये आपको ये बात बताता था कि सूर्य जो है इसका प्रकाश जो है इस तरह निकल रहा है, तो ये प्रकाश है। अब प्रकाश से ये जो दिख रहा है ये किरण, और जब एक से ज्यादा किरण आपको दिखाई दे तो ये हो गया आपका किरणों का समूह। जब सूर्य दिखा, सूर्य का ये जो एक दिख रहा है लकीर, ये हुआ आपका किरण, ये सब एक साथ किरण मिल जाता है तो ये आपका होता है किरण पुंज। ठीक है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को लिख देते हैं, किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। एक बार इसको समझ लेना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक दिख रहा है इस तरह से तो ये किरण है। जब किरण एक साथ ज्यादा दिखे और किसी भी स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो किरण के रूप में निकलता है, एक नहीं, उसमें से लाखों करोड़ों किरणें निकलती है। तो वही जो किरण है एक साथ जब ज्यादा निकलता है तो उसको कहते हैं किरणों का समूह। फिर उसके बाद देखा जाए किरणों के समूह हो गया। अब किरणों के समूह जो है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब रहा बात के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो जो आपका किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज हमेशा ध्यान रखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होगा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज।
अभिसारी किरण पुंज एक होता है, ये पहला हुआ। दूसरा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तीसरा का जो होगा, तीसरा होगा आपका समानांतर किरण पुंज, तीसरा होगा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। अब इसको बारी बारी से समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, समानांतर किरण पुंज क्या है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। फिर से एक बार, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। और इस सबको बारी बारी से समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है और आपका समानांतर किरण पुंज क्या है। देखिए बता रहे इसको, ये जो दिख रहा है आपको किरणों का एक समूह है, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए, वैसा किरण पुंज जो अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, वैसा किरण पुंज जो अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणें जो है जितना आगे जाएगा, जो किरणों के जो समूह है जितना वो आगे बढ़े उसके बीच की दूरी उतना ही कम होते जाता है। अभिसारी किरण पुंज अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी जितना आगे बढ़ेगी किरणें, उनके बीच की दूरी धीरे धीरे घटते जाता है। फिर दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज, तो अप का मतलब होता है एक बिंदु से निकलकर इस तरह से फैलना। वैसा किरण पुंज, किरणों का वैसा समूह या वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में छितराता है उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में छितराता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में छितराता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज में, अपसारी किरण पुंज में बिंदु किरणों के बीच की दूरी आगे बढ़ने पर बढ़ते जाता है। अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी, जितना किरण आगे बढ़ेगा उसके बीच की दूरी उतना ही आगे बढ़ते जाता है। फिर समानांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के समानांतर होता है। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह जो होता है, किरणें जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। देख लिया जाए, समानांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है। समानांतर का मतलब सभी जगह दूरियां उनके बीच की बराबर होती है। जैसे रेलवे पटरी जो होता है, जिसपे जो लोहा बिछाया हुआ रहता है नीचे, ट्रैक जिसको कहते हैं, जो ट्रेन का पहिया जिस पर चलता है लोहा पर, वो हर जगह एकदम बराबर होता है। ये नहीं कि यहाँ पर मान लीजिए लोहा के बीच की दूरी जो पटरी है ट्रैक वहां पर 10 मीटर 5 मीटर है, 5 फीट है तो आगे जाके 6 फीट हो जाएगा, फिर उसके आगे जाके 3 फीट होगा। अगर ऐसा होगा तो ट्रेन की जो पहिया है वो अपना ट्रैक छोड़कर नीचे उतर जाएगा। तो उसी तरह देखिए, समानांतर किरण पुंज का मतलब वो जो होता है रेलवे पटरी एक दूसरे के समानांतर होता है। यानी कह सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसको अनंत तक लेकर चले जाइए, जितना आगे ले जाना चाहिए वो एक दूसरे के समानांतर होता है, वो कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए,
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हुआ आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। फिर से बताया, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला हुआ अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? किरणें जो होती है अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होगा एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में जाती है। तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। तो आपका किरण पुंज तक कंप्लीट हम कर दिए। अगला रहा पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या है, इसको समझा जाए। पारदर्शी वस्तु देखिए, पारदर्शी वस्तु का जैसे लिखा है पानी, साफ जल, साफ जल, इसके बाद आता होगा हवा, कांच। ये जो आपका दिख रहा है उदाहरण पारदर्शी का है। पारदर्शी का मतलब होता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अगर हम चाहकर भी चाहेंगे कि इस बोर्ड के उस साइड देख ले, तो बोर्ड के उस साइड देखना संभव नहीं है, क्योंकि जो दीवार है या फिर जो बोर्ड है, दीवार है, ये जो है पारदर्शी वस्तु नहीं है। पारदर्शी में होता है कि प्रकाश आराम से उस पार हो जाए, यानी पारदर्शी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए पारदर्शी वस्तु कहलाता है। उदाहरण के लिए साफ जल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में मैंने एक सिक्का डाल दिया और इसमें साफ जल डाल दिए। साफ जल डाले, सिक्का आसानी से दिखाई दे रहा है, तो सिक्का जब आसानी से दिखाई दिया इसका मतलब हुआ कि हाँ, ये जो इस बाल्टी में पानी रखा गया है वो पारदर्शी है। उसी जगह पर अगर पानी को हटाकर मान लीजिए इसमें बालू हम भर देते हैं, तो बालू भरने के बाद आपको ये जो है वस्तु जो सिक्का रखे हुए हैं बाल्टी में वो दिखाई नहीं देगा। तो जब ये सिक्का नहीं दिखाई दिया तो यानी कि इसमें जो डाला गया वस्तु है वो अपारदर्शी है। चलिए उसके बाद आपको पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी के बारे में बताते हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या है? जैसे मान लीजिए लकड़ी, अपारदर्शी का उदाहरण लकड़ी हो गया, फिर उसके बाद ईंट हो जाएगा, पत्थर होगा, इत्यादि इत्यादि। यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार करता है उसे पारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी। एक आपका रह गया पारभासी। परभासी वस्तु, परभासी वस्तु क्या है? वैसा वस्तु, जैसे इसका उदाहरण पहले समझ लीजिए, इसका हो जाएगा जैसे चर्म हो गया, चमड़ा, रक्त हो सकता है। फिर उसके बाद कहेंगे कि रक्त हो गया, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कांच इत्यादि इत्यादि हो सकता है इसका। फिर उसके बाद एक और लिख लीजिए कुहासा। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं तीनों। पारदर्शी वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु
जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो, कितना भी कोशिश कर लीजिए, आसानी से, कठिनाई से, कैसे भी, अगर आर पार हो जाए आसानी से तो पारदर्शी, अब कितना भी कोशिश कीजिए नहीं हो रहा है तो अपारदर्शी। अब उसके बाद एक होता है पारभासी। जैसे मान लीजिए रात के समय बचपन में हम लोग करते थे, टॉर्च लिए अपने हाथ पर इसे जलाते थे, दूसरे साइड लाल दिखता था, यानी कि जो उसका प्रकाश है आर पार होकर थोड़ा थोड़ा आता है, पूर्ण रूप से तो नहीं आता है, लेकिन इस टॉर्च का ही प्रकाश इस साइड दिखता है, यानी इसमें जो रक्त है, चर्म है, इस सबको पार करते हुए थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। तो इसलिए हम लिखे हैं चर्म, उसके बाद रक्त, और उसके बाद आपका घिसा हुआ कांच हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो ड्राइवर के सामने जो बड़ा सा कांच लगा हुआ रहता है कार वगैरह में, तो वो आर पार दिखता है। अगर आर पार ना दिखे तो ड्राइवर जो है चलाने में असमर्थ हो जाएगा, कार को चला नहीं पाएगा। तो वो जो है पारदर्शी होता है, और उसी कांच को अगर रगड़ दिया जाए तो शायद वो चलाना संभव नहीं है। या फिर एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, जो हेमलेट होता है, बाइक वाला जो हेमलेट होता है, उसका जो शीशा होता है वो प्लास्टिक या फाइबर जो कुछ भी हो, जब नया रहता है तो स्पष्ट रूप से आर पार दिखाई देता है, लेकिन वही जब पुराना हो जाता है, इधर उधर रगड़ करता है तो घिस जाता है। तो वो घिसा हुआ जो पारदर्शी वस्तु था, कांच सामान्य कांचे था, तो जब घिस जाता है तो आर पार देखना उससे संभव नहीं हो पाता, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसमें आर पार प्रकाश आसानी से हो जाए उसे पारदर्शी, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है उसे हम कहते हैं पारभासी वस्तु। तो पारभासी, पारदर्शी और पारदर्शी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो इस चैप्टर में मतलब कि इस वीडियो में इतना ही रहना दिया जाए। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने इस आगे वाले जो बनाने वाले वीडियो है उसमें थोड़ा सुधार कर सके। धन्यवाद।